अब खबरों की ओर करते हैं रुख। मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रेमानंद महाराज के रात्रि भ्रमण पर रन है। प्रेमानंद महाराज की परिक्रमा में शोर देर रात गाने बजाने से लोगों में गुस्सा है। कुछ समर्थकों से कहा सुनी हो गई थी। रात्रि दर्शन अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोगों की नाराजगी के चलते पद यात्रा रोक दी गई है। देर रात गाने बजाने से लोगों में आक्रोश का माहौल देखने को मिला। नाराजगी के चलते पद यात्रा रोक दी गई है। कुछ अनुयायियों से बहस हुई थी, जिसके बाद अब अनिश्चित काल के लिए महाराज प्रेमानंद का की ये पद यात्रा रोक दी गई है, बंद कर दी गई है। अनिश्चित काल के लिए रात्रि दर्शन को बंद किया गया है। स्थानीय लोगों की नाराजगी के चलते पद यात्रा रोक दी गई है। देर रात गाने बजाने से लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था, जिसके बाद से ये फैसला लिया गया है। अनिश्चित काल के लिए पद यात्रा रोक दी गई है। स्थानीय लोगों में गुस्सा था। गाने बजाने को लेकर समर्थकों के बीच बहसबाजी भी हुई थी और ऐसे में परिक्रमा में शोर होने के बाद अनिश्चित काल के लिए प्रेमानंद महाराज की पद यात्रा को रोक दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, क्या कुछ है ये पूरा मामला और आखिर क्यों प्रेमानंद महाराज की जो पद यात्रा है उसे अनिश्चित काल के लिए बंद किया गया? जी बिल्कुल श्रुति, जो संत प्रेमानंद महाराज हैं बहुत बड़े संत हैं। हजारों श्रद्धालु उनके दर्शन करने के लिए आते हैं और रात्रि के समय प्रेमानंद जी महाराज दर्शन करने के लिए लोग अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को दर्शन करने के लिए देने के लिए निकलते थे। उसी समय जो है कुछ लोगों द्वारा आतिशबाजी और म्यूजिक, ढोल नगाड़े बजाते थे, तो उसको लेकर यानी महाराज जी के स्वागत को बजाते थे, उसको लेकर जो है जो क्षेत्रीय लोग हैं उनमें काफी उनको परेशानी होती थी और उनकी नींद भी उनकी खराब होती थी। तो इसको लेकर जो है तमाम लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। हाथों में तख्तियां लेकर बाहर निकल आए थे कि प्रेमानंद जी महाराज जो है बड़े संत हैं, वो आते हैं तो ढोल नगाड़े और जो बजते हैं उससे हमारी नींद खराब होती है, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। तो उनके अनुयायियों से भी तमाम हॉट टॉक एक बार हुई है, लेकिन इसी सबको देखते हुए संत प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी पद यात्रा को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है। उनका कहना है कि अभी हम पद यात्रा नहीं करेंगे जिससे लोगों को परेशानी हो। उन्होंने पद यात्रा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। जी सूची, बिल्कुल, पद यात्रा को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि अनुयायी जो है, समर्थक जो है, उनसे कहा सुनी हुई थी। फारूक जी बिल्कुल श्रुति, बिल्कुल लोगों का कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो कुछ अनुयायी उनके वो सामने आए और कहा सुनी भी लोगों के बीच में हुई है। तो लोगों ने अपना विरोध जताते हुए कहा था, मांग करी थी कि पद यात्रा अगर महाराज जी की होती है तो उसमें ढोल नगाड़े या आतिशबाजी इस तरीके की नहीं की जाए जिससे कि लोगों को परेशानी हो। एनआरआई की एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में लोग रहते हैं, बड़ी कॉलोनी है, और जहां तक यात्रा जाती थी वहां लोगों को जो है असुविधा का सामना करना पड़ता था। ढोल नगाड़े जब बजते थे और म्यूजिक बजता था और आतिशबाजी होती थी, उसको लेकर भी लोगों में खासा रोष दिखाई दे रहा था कि हम जो है सो नहीं पाते हैं, उठ जाते हैं और हम सुबह अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, अपनी जो सुबह की दिनचर्या है उसको जो है पूर्ण तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसको लेकर लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर एक प्रदर्शन किया था जो है, जिसको महाराज जी ने माना और मानने के बाद उन्होंने कहा लोगों को परेशानी होती है इसलिए हम अनिश्चित काल के लिए, हालांकि उनके अनुयायियों का कहना है कि महाराज जी के स्वास्थ्य को लेकर जो पद यात्रा है उसको रोका गया है। लेकिन सूत्रों से ये भी पता लगा है। ऐसे में सवाल ये है मोहम्मद फारूक, स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? क्या सच में महाराज जी का स्वास्थ्य खराब है या फिर कुछ और वजह भी बताई जा रही है? जी श्रुति, आपको बता दें कि महाराज जी के स्वास्थ्य को लेकर केवल पद यात्रा जो उनके अनुयायी है उनका कहना है कि महाराज जी की पद यात्रा है वो स्वास्थ्य को लेकर रोकी गई है। हालांकि सूत्रों द्वारा यह भी बताया गया है कि महाराज जी की पद यात्रा जो विरोध हुआ है उसको चलते रोकी गई है और महाराज जी ने खुद इस पर संज्ञान लिया है कि जब लोगों को परेशानी होगी
तो मैं इसमें पद यात्रा नहीं करूंगा। हालांकि फारूक, क्योंकि पद यात्रा को देखने के लिए काफी मात्रा में श्रद्धालु भी आया करते थे, उनमें कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जो श्रद्धालु हजारों की संख्या में आते थे पद यात्रा में, जो महाराज जी के दर्शन करते थे, उनमें एक तरीके का अभी वो दुख महसूस कर रहे हैं कि महाराज जी अब नहीं निकलेंगे रात में, या दर्शन महाराज जी के नहीं मिल पाएंगे। लेकिन उसमें एक चीज और थी कि वहां पर तमाम फूल वाले, माला वाले तमाम उस रास्ते में बैठते थे और उनका एक व्यापार, मतलब एक उनका जरिया रोजी रोटी का चल रहा था, तो वो भी उनका बंद हो गया है। कुछ ये भी देखने को मिला है। लेकिन संत प्रेमानंद जी महाराज जी ने स्वास्थ्य को भी लेकर और जो विरोध था और लोगों को जो परेशानी हो रही थी उसको भी लेकर जो है ये पद यात्रा को शायद स्थगित किया है। बिल्कुल, प्रेमानंद महाराज जी की जो पद यात्रा है वो अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देर रात गाने बजाने को लेकर लोगों में गुस्सा था, जिसको देखने के बाद प्रेमानंद महाराज जी की जो पद यात्रा है उसे अनिश्चित काल के लिए बंद किया गया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। दिल्ली विधानसभा के फैसले का दिन है कल आएगा दिल्ली चुनाव का रिजल्ट। कल 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। काउंटिंग के लिए 5000 कर्मचारी तैनात किए गए। कल होगा दिल्ली चुनाव का फैसला। आखिरकार राजधानी के दिल में कौन बसता है, इसका फैसला सभी के सामने होगा। कुल 70 स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं। मैदान में 70 सीटों के लिए 699 उम्मीदवार है। अयोध्या के मिल्कीपुर में भी फैसले का दिन है कल, और सपा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। सपा और बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल है। ऐसे में इस बार किसको मिल्कीपुर सीट से जनता चुनती है, जनता किसे अपना जनादेश देती है, किसे अपना आशीर्वाद देती है, कुछ ही देर में, कुछ ही घंटे में सभी के सामने होगा। यही रात अंतिम है, और ऐसे में इस अंतिम रात में जो जनप्रतिनिधि है और उनके द्वारा जो सियासत है वो भी खूब की जा रही है। कल रिजल्ट का दिन है। मिल्कीपुर सीट पर भी रिजल्ट आएगा, और दिल्ली विधानसभा चुनाव की भी काउंटिंग कल होनी। 8 फरवरी को भी नतीजा आएगा। तो आपको बता दें, दिल्ली की हॉट सीट है नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, प्रवेश वर्मा है बीजेपी के प्रत्याशी। दिल्ली की हॉट सीट है कालकाजी आतिशी आम आदमी पार्टी से, रमेश बिधूरी बीजेपी से, अलका लांबा है कांग्रेस की प्रत्याशी है। दिल्ली की हॉट सीट है जंगपुरा है मनीष सिसोदिया है, तरविंदर सिंह बीजेपी के है, फरदपुरी है कांग्रेस के उम्मीदवार, अवध ओझा है पटपरगंज से, रविंद्र सिंह है नेगी बीजेपी से हैं। और ऐसे में ग्रेटर कैलाश की बात करें तो सौरभ भारद्वाज पर आम आदमी पार्टी ने दाव लगाया है। शिखा राय हैं बीजेपी से हैं, गोपाल राय बाबरपुर से हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, अनिल विष्ट हैं बीजेपी के प्रत्याशी। तो दूसरी तरफ मुस्तफाबाद आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान, मोहन सिंह विष्ट हैं बीजेपी के उम्मीदवार। करवल नगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मनोज त्यागी हैं बीजेपी के हैं, कपिल मिश्रा जिनकी किस्मत का फैसला कल आने वाला है। विशेष रवि हैं करोल बाग से आम आदमी पार्टी के, दुष्यंत गौतम है बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो, करनेल सिंह है बीजेपी के प्रत्याशी, और सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। ये तमाम हॉट सीटें हैं जिसके बारे में लगातार सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। और ऐसे में कल काउंटिंग का दिन है। दिल्ली में कौन बसता है, कौन सी पार्टी बसती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र चौधरी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं, अजय चौहान हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है, और विनय मिश्रा हमारे साथ अयोध्या से मौजूद है। सबसे पहले पुष्पेंद्र जी आपके पास ही आना चाहूंगी। कल खुलासा हो जाएगा जनता किसे पसंद करती है, जनता के दिल में कौन बसता है, क्योंकि इस बार का जो दिल्ली का मुकाबला तो वो बेहद दिलचस्प नजर आए, त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन कल फैसले का दिन है। बिल्कुल श्रुति, क्योंकि कल फैसले का दिन है, लेकिन फैसले के दिन से पहले जिस हिसाब से दिल्ली विधानसभा चुनाव में सियासत पहले से चली आ रही है, तो अब की बार भी जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो अभी तक शांत नहीं हो पाया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस हिसाब से आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारे विधायकों के पास फोन आ रहे हैं, उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है, तो बीजेपी ने उसको लेकर भी अब एसीबी में शिकायत की है, और एसीबी अरविंद केजरीवाल और जो विधायक हैं उनके घर पहुंची, लेकिन वहां से खाली हाथ उनको वहां से वापस लौटना पड़ा। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज जरूर देखेंगे, क्योंकि 2020 में जिस हिसाब से जो मुद्दे चल रहे थे वहां पर भी
2020 में भी जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है वहां पर अरविंद केजरीवाल ने एनसीआर के विरोध के बाद भी जो वहां पर जीत हासिल की। अब की बार अरविंद केजरीवाल खुद मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में प्रचार करने के लिए नहीं गए। तो यहाँ पर ये जरूर कह सकते हैं कि जो अब की बार आत्मविश्वास अरविंद केजरीवाल का दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अब की बार पूरे जी जान से यहाँ पर चुनाव लड़ा है और जो 2008 के बाद जो चुनाव जीतने के बाद जो कांग्रेस सत्ता में नहीं, अब की बार वो जरूर अपना जो त्रिकोण है वो तोड़ने की यहाँ पर कोशिश करेगी, क्योंकि लगातार 3 बार अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर है। दूसरी तरफ तीनों ही पार्टियों पर त्रिकोण का जो टैग है वो लगा हुआ है, क्योंकि बीजेपी की सरकार 193 से 98 तक रही, उन्होंने अपने 3 मुख्यमंत्री बदले और अब की बार जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है 3 बार से सत्ता में है और कांग्रेस भी 3 बार से सत्ता में रही। लेकिन किसको अब की बार जीत मिलेगी, कौन सत्ता पर काबिज होगा, तो ये चुनावों के परिणाम के बाद कल जरूर क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, अब किसके सिर पर ताज सजेगा, कल सभी के सामने होगी तस्वीरें, साफ तस्वीरें होंगी, क्योंकि एग्जिट पोल भी सामने आए हैं, लेकिन क्या वही एग्जैक्ट नतीजा होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। पुष्पेंद्र हमारे साथ अजय भी लगातार बने हुए हैं। अजय, क्योंकि कल काउंटिंग का दिन है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? बिल्कुल बता दूं कि मैं इस समय नई दिल्ली विधानसभा में हूं, जहां पर अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं परवेश वर्मा और संदीप दीक्षित। इस क्षेत्र का जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग की तरफ से पूरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जहां पर ईवीएम की जो सुरक्षा है वो पूरी तैनात है, यानी कि दिल्ली के अंदर ये भविष्य खुलेगा कि आखिरकार दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन बता दें कि जिस तरह से लगातार घमासान सामने आ रहा है, आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी ने उस पर एसीबी को भेजा है जांच के लिए। आखिरकार 16 विधायक कौन है जिनको वोट बीजेपी की तरफ से किया गया है, उसकी भी जांच हो रही है। लेकिन एक बात है कि जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, 20 ऐसे शख्सों के नाम सामने आए हैं जो अपनी सीट हार रहे हैं, यानी कि कहीं न कहीं जब खुलासा होगा तो आम आदमी पार्टी का जो बहुमत था, जो 62% थी, उसमें कहीं न कहीं गिरावट नजर आ रही है। बिल्कुल अजय, लगातार लोग अनुमान तो लगा रहे हैं, अटकलें तो लगाई जा रही है, लेकिन किसकी अटकलों में कितना दम है, कल तो साफ तस्वीरें सभी के सामने होगी। हमारे साथ विनय मिश्रा अयोध्या से बने हुए हैं लगातार। विनय, कल काउंटिंग का दिन है, लेकिन उससे पहले हमने देखा है मिल्कीपुर सीट को लेकर कितनी सियासत की जा रही है और अभी भी चुनाव आयोग को लेकर तमाम तरीके से उनका घेराव किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। किस तरीके की सियासत काउंटिंग से पहले देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि मिल्कीपुर से उपचुनाव 5 फरवरी को संपन्न हो चुका है। कल सुबह जो है 8 बजे से यहाँ पे मतगणना शुरू होगी और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है राजकीय इंटर कॉलेज में यहाँ पे मतगणना का कार्यक्रम है और यहाँ पे 14 टेबल लगाई गई हैं। 30 राउंड में मतगणना पूरी होनी है और इसमें 76 कर्मचारियों को लगाया गया है, 19 पार्टियां लगाई गई हैं। इस तरीके से 4 पार्टियों को रिजर्व के तौर पे रखा गया है कि जहाँ पे अगर कोई पार्टियां नहीं आती तो उनके स्थान पे 4 पार्टियों को रिजर्व भी किया गया है। सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पे बीजेपी और सपा की कड़ी टक्कर देखने को मिली है। सपा जो है अपने दावे कर रही है कि यहाँ पे जीत हासिल करेंगे, दूसरी तरफ जो है बीजेपी अपना पूरा दावा कर रही है। लेकिन वही सपा के द्वारा जो है आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है कि मतदान के दिन जो है काफी धांधलीगिरी हुई है, फर्जी वोटिंग हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया है और चुनाव आयोग को जो है जिस तरीके से उन्होंने घेरने का भी काम किया है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से जो है कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि लगातार कार्रवाई भी होती रही। इस तरीके से जो है सपा पूरी तरीके से आक्रामक नजर आई है चुनाव आयोग पे और बीजेपी जो है इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि यहाँ पे जिस तरीके से बीजेपी जीत रही है प्रचंड बहुमत से, उसी को लेकर के जो है सपा जो है बिल्कुल जीत के दावे दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच आरोप भी खूब लगाए जा रहे हैं। हालांकि कल वोटिंग काउंटिंग का दिन है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं भी की जा चुकी है। हमारे साथ अजय चौहान लगातार बने हुए हैं। अजय, अब क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला और आम आदमी पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा है, साथ ही साथ बीजेपी जो 27 साल का वनवास है उसे खत्म करने की भरपूर कोशिश की है और कांग्रेस पार्टी जो कि बीच में है, किसे सबसे ज्यादा डेंट लगाती हुई नजर आएगी? देखिए, अगर बात करें दिल्ली के अंदर जिस तरह से 27 साल से पहले बीजेपी में नहीं सत्ता में है, कांग्रेस 15 साल रही है, वहीं में आम आदमी पार्टी 11 साल दिल्ली में रही है। लेकिन इस बार का अगर मूड देखा तो
कहने का बदलाव कहने का जगह जगह नाम आया है कि इसका बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार जब विकास की बात होती है दिल्ली के अंदर तो एलजी या केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जाता है। इस बार दिल्ली की जनता ने मन बनाया है क्यों नहीं काम होता है, क्या आखिरकार कारण क्या है। तो देखिए कहीं ना बदलाव होना है। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब वोटिंग होती है किसी भी राज्य में क्यों ना हो, देखिए बीजेपी पर आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी लगातार कहीं ना उनके विधायक हो या सांसद हो उनको खरीदा जाता है। देखिए सवाल ये है कि उनके पास निर्माण नहीं होता है। इस तरह से आज दिल्ली के अंदर ऐसे 16 विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया गया, उस पर एसीबी की जांच बैठ गई है, उस पर पूछताछ चल रही है। संजय सिंह पहुंचे और अरविंद केजरीवाल के घर पर भी एसीबी पहुंची। आखिरकार जो आरोप है तो कितना सत्य है और किस नंबर से कॉल आया है उसकी भी जांच की जा रही है कि आखिरकार वो कौन व्यक्ति है जिसने आपके विधायकों को खरीदा है। यानी कि कल पिटारा खुलना है, उससे पहले ही कल किस्मत का पिटारा किसके पक्ष में खुलता हुआ नजर आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा अजय। क्योंकि अब कल किसे हार मिलती है, किसे जीत। लेकिन सबसे पहले जो भयभीत है, सबसे ज्यादा भयभीत आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। तमाम तरीके से आरोप लगाया जा रहा है। पुष्पेंद्र, क्या डर गई है नतीजे आने से पहले आम आदमी पार्टी या आत्मविश्वास कम हो चुका है? देखिए बिल्कुल, अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त मिलती हुई जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन कह सकते हैं क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी और जो अरविंद केजरीवाल है उनके नेताओं की तरफ से भी कई तरह के बयान भी जारी हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो एग्जिट पोल हैं हम उन पर नहीं चलते और एग्जिट पोल सिर्फ एक अनुमान है। अगर अनुमान सही साबित होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जरूर जो बढ़त है वो मिल सकती है। हालांकि अगर हम बात करें जो मुख्य सीटें हैं, अगर हम नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली पर भी त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सामने पूर्व मुख्यमंत्री के दोनों बेटे हैं। अगर एक तरफ हम बात करें कांग्रेस से तो कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित है, तो दूसरी तरफ साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा है। तो इस सीट पर जो त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कह सकते हैं कि इस सीट पर भी अरविंद केजरीवाल को टक्कर मिलती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ अगर हम कालकाजी सीट की बात करते हैं तो आतिशी के सामने दो जो दिग्गज दावेदार हैं वहां पर भी कड़ी मुकाबला देखा जा सकता है, क्योंकि रमेश बिधूड़ी और दूसरी तरफ कांग्रेस से अलका लामा है। तो यहाँ पर जो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सीटें भी फंसती हुई नजर आ रही है। और हो सकता है कि जो कल मामला क्लियर होगा उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। हालांकि इस चुनाव में जो चुनावी वादे देखने को मिले दोनों ही तरफ से, तीनों ही तरफ से, वो काबिल तारीफ थे, क्योंकि किसी ने भी चुनावी वादों में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। और जो कांग्रेस दिल्ली में कमजोर साबित होती हुई दिखाई दे रही थी, अब की बार कांग्रेस ने भी लास्ट समय में आते आते जिस तरह की रैलियां की, जिस हिसाब से उन्होंने जनसभाएं की, तो उन्होंने दिखा दिया कि कांग्रेस अभी दिल्ली के अंदर ताकतवर बनने की कोशिश यहाँ पर लगातार कर रही है। और पहली रैली राहुल गांधी की जो पहली रैली थी वो भी सीलमपुर से उन्होंने शुरुआत की, क्योंकि वहां पर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उसको यहाँ पर लुभाने की जो कोशिश थी वो कांग्रेस की तरफ से लगातार की जा रही थी। और दिल्ली के अंदर जो भी जनाधार होता हुआ और इस बार का जो त्रिकोणीय मुकाबला किसके पक्ष में जनता वोट देती है, और साथ ही साथ सवाल भी यही है कि कांग्रेस क्या डेंट लगा पाती है और किसे सबसे ज्यादा डेंट लगाया जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। पुष्पेंद्र, बहुत शुक्रिया आप सभी का। अजय चौहान, पुष्पेंद्र और विनय मिश्रा, आप सभी निगाह बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ऐसे में कल काउंटिंग का दिन है, दिल्ली के दिल में कौन बसता है इसका खुलासा हो जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।